इस चैप्टर का सुनिए, इस चैप्टर का बेसिक समाप्त हो चुका है। चैप्टर का बेसिक पूरा यूनिट सब हो गया है। अब हम इस चैप्टर के दूसरे पार्ट और मेजर पार्ट में इन कर गए। चैप्टर में जो टॉपिक आप हेडिंग डाले हैं वो है अनुसंख्य गुणधर्म, यही ना लिखे हुए हैं। जो लोग हेडिंग नहीं डाले हैं हेडिंग डाल लीजिए। ध्यान देंगे इधर, ये अनुसंख्या नहीं होता है, अनुसंख्य होता है, ठीक है। अनुसंख्य गुणधर्म, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लिख लिए क्या? लिखेंगे इसकी परिभाषा। शुरू करें? और प्लीज शांत हो रहिएगा, अब हल्ला मत कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो दिमाग से एको को बात यदि स्लिप किया तो आगे एको न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, समझिएगा कुछ हो नहीं, क्योंकि अब भारी पार्ट स्टार्ट हो रहा है इसका। लिखेंगे तनु विलियन का वह गुण, हम लिख रहे हैं बोर्ड पर से देख के लिखिए। तनु विलियन का वह गुण तनु विलियन का वह गुण जो सिर्फ विलय के कणों की संख्या, जो सिर्फ विलय के कणों की कुल संख्या पर निर्भर करता है। विलय के कणों की कुल संख्या पर निर्भर करता है, कॉमा, विलय के कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। विलय के कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। प्रकृति नेचर, विलय के कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। उसे अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। उसे अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। नीचे एरो देके लिखेंगे अनुसंख्य गुणधर्म, नीचे एरो देके लिखना है अनुसंख्य गुणधर्म विलय के कणों की कुल संख्या, अनुसंख्य गुणधर्म विलय के कणों की कुल संख्या का सीधा समानुपाती होता है। विलय के कणों की कुल संख्या का सीधा समानुपाती होता है। नीचे स्टार लगा के लिखेंगे यह 4 प्रकार का होता है। यह 4 प्रकार का होता है। कौन? अनुसंख्य गुणधर्म। यह 4 प्रकार का होता है। यहां तक पहुंच गए? अब 4 प्रकार का जो होता है वो होगा थोड़ी देर में। अब पहले इसको समझिए, काहे कि अभी तक आप लिखे हैं। एक पहले तुम सिंपल बात बताओ, यदि हम 1 गिलास पानी लें, 2 गिलास लें और दोनों में समान मात्रा में पानी भर लें
और एक में यदि हम कम चीनी डालें और एक में यदि हम ज़्यादा चीनी डालें, तो जिसमें हम कम चीनी डाले हैं उसमें चीनी का अणु की संख्या कम होगा और दूसरे में चीनी के अणु की संख्या अधिक होगा। आप बताइए कि दोनों विलयन जो बना है उसका गुण क्या एक जैसा होगा? उसका गुण अलग अलग होगा। एक कम मीठा होगा, एक ज़्यादा मीठा होगा, एक का सांद्रण कम होगा, एक का सांद्रण ज़्यादा होगा। तो ये सब बात जो है ना, ये सिंपल बात है, ये केमिस्ट्री से संबंधित उतना ज़्यादा बात नहीं है, ये टॉपिक से संबंधित उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो आगे अभी लिखाएंगे, जो आप लिखे ना कि ये 4 प्रकार का होता है, तो जब 4 प्रकार का लिखाएंगे तब देखेंगे। फिलहाल हम अनुसंग गुणधर्म को समझ रहे हैं। सुनिए, विलयन 2 प्रकार का होता है, एक कहलाता है तनु विलयन और एक कहलाता है सांद्र विलयन। विलयन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। अभी कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ देखिए, जब हम कहें आपको लिखने के लिए तब आप लिखिएगा। और टाइम हम लोग के पास बहुत है, धर फरा के नहीं पढ़ना है, ऐसा पढ़ाई बिल्कुल नहीं पढ़ना है जो समझे में ना आए। धर फरा के सिलेबस खत्म कर लिए, पता चल भी नहीं किया कुछ क्या होता है केमिस्ट्री। कोनो दिन आधा पेज लिखाएंगे, कोनो दिन 1 पेज लिखाएंगे, तो इसका ये मतलब नहीं कि पढ़ाई नहीं हुआ। उस भर क्लास में हम बोलते रहेंगे और आपके लिए समझना ही ज़्यादा जरूरी है। दिमाग भर जाएगा, कॉपी तो अपने आप भर दोगे। कॉपी कितनों भर दोगे, दिमाग यदि खाली रह गया तो एग्जाम में जो कॉपी है वो खाली रह जाएगा। समझ रहे हैं आप इस बात को? इसीलिए दिमाग को भरिए। विलयन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक को हम लोग कहते हैं तनु विलयन, इंग्लिश में इसको कहा जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। और एक कहलाता है सांद्र विलयन, इसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब सवाल ये उठता है कि तनु विलयन और सांद्र विलयन किसको कहते हैं? वह हर विलयन तनु विलयन कहलाता है जिसकी मोलरता या तो 1 से कम हो या 1 के बराबर हो। और वह हर विलयन सांद्र विलयन कहलाता है जिसकी मोलरता 1 से ज़्यादा हो। 1 से बड़ा है और यहाँ पर 1 से छोटा है या बराबर। तो हम कभी भी तनु विलयन बोले और सांद्र विलयन बोले, समझ लेंगे आप। तनु विलयन अभी हम अभी लिखे हैं डेफिनेशन में, तनु विलयन का वह गुण, यानी वैसे विलयन का गुण जिसकी मोलरता 1 से कम या 1 के बराबर होती है, जो सिर्फ विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। मतलब अंदर में विलय का कितना कण है सिर्फ उस पर निर्भर करता है। कोई मतलब नहीं है कि वह कण छोटा है या वह कण बड़ा है, वह कण उदासीन है, वह कण धनावेशित है, वह कण ऋणावेशित है, इस सब से कोई बहस नहीं है। हमको सिर्फ गिनती गिननी है, हमको सिर्फ विलय के कण की संख्या चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। किस चीज के लिए? अनुसंख्य गुणधर्म के लिए। यानी अनुसंख्य गुणधर्म एक ऐसा गुण होता है, अनुसंख्य गुणधर्म तनु विलयन का ऐसा गुण होता है जो सिर्फ और सिर्फ निर्भर करता है विलय के कणों की कुल संख्या पर, बाकी किसी चीज पर यह निर्भर नहीं करता है। विलय के कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। प्रकृति पर निर्भर करने का मतलब वही हुआ, बड़ा है, छोटा है, धनावेशित है, ऋणावेशित है, उदासीन है, गर्म है, ठंडा है, कोई मैटर नहीं करता है। मैटर सिर्फ इतना करता है कि विलय के कण की संख्या कितनी है। और अगले ही लाइन में आप लिखे हैं कि अनुसंख्य गुणधर्म विलय के कणों की कुल संख्या का सीधा समानुपाती होता है। इसका यह मतलब हुआ कि विलय के कण की संख्या बढ़ेगी तो अनुसंख्य गुणधर्म बढ़ेगा, और विलय के कण की संख्या घटेगी तो अनुसंख्य गुणधर्म घटेगा। तो अब आपसे यदि कोई पूछे कि अनुसंख्य गुणधर्म से आप क्या समझते हैं, तो हम यही ना कहेंगे कि यह एक ऐसा गुण होता है तनु विलयन का जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो भाई ऐसा कौन कौन सा गुण होता है जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है? तब आप क्या कहेंगे कि यह अनुसंग गुणधर्म होता है। ये अनुसंग गुणधर्म का टाइप एक्चुअल में आपसे पूछ दिया। एक्चुअल में ये कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। और उसी चारों प्रकार को हम एक एक करके अब लिखेंगे। अभी जो बोर्ड पर बात लिखा हुआ है ये भी आपको लिखना है, लेकिन अभी नहीं।
ये बाद में हम नोट करके कहीं साइड में लिख लेंगे। ये एक सिंपल जानकारी है जो आपको जानना चाहिए, ये 11th में बताया भी गया है, लेकिन आपको ध्यान नहीं है, तो इसको आप साइड रखिए अभी फ़िलहाल। अभी इसको उतारना नहीं है, चूँकि अभी आपका हेडिंग कुछ और पड़ा हुआ है। अब बीचे में लिख देगा नोट करके, पता चलेगा ये हो अनुसंख्यक गुण, सौंदर्य विलयन अनुसंख्यक गुणधर्म हो गया। ऐसा नहीं है, लिखिए एक एक करके लिखिए तो। और सुनो, अभी हम सिर्फ हिंदी में लिख रहे हैं, जब पूरा डिटेल में हम पढ़ाने लगेंगे ना टॉपिक, तो वहाँ पर हिंदी इंग्लिश शॉर्टकट सब लिख देंगे, ठीक है। तो पहला लिखेंगे 1 नंबर में, वाष्प दाब का, हाँ जी 1 नंबर। अभी आप लिखे ना कि यह 4 प्रकार का होता है, अनुसंख्य गुणधर्म 4 प्रकार का होता है। पहला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये सब अभी तुमको कुछ बुझाएगा नहीं, जब तक पढ़ोगे नहीं सब दिमाग में नहीं जाता है। दिमाग में बिना पढ़े ले चलिए जाए तो रुपया कह लो दोगे तुम। दूसरा लिखो, तुम लोग अभी तक जितना साइंस पढ़ा है ना, उस सब का कंसेप्ट तुमको क्लियर हो जाएगा पूरा, यदि 12th बढ़िया से पढ़ लिया तो। अभी तक तुम लोग कुछ नहीं साइंस में जानते हो, साइंस का मतलब ही नहीं तुम समझा है, तुम अभी तक रटने का काम किया है, और ये बहुत गलत है साइंस के लिए। लिखेंगे क्वथनांक उन्नयन, और जिंदगी भर जितना आदत है ना आपका खड़ा भी रटने वाला, हम सब सुधार देंगे। क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, और चौथा है, नीचे ज़्यादा जगह नहीं है, हम राइट साइड लिख दे हैं, आप नीचे लिख लीजिएगा एक तरफ से, परासरण दाब। ये 4 गो टॉपिक समाप्त होगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो तुमको लगता होगा कि 4 गो तो टॉपिक है, 4 से 5 दिन बहुते हो गया, 1 महीना, समझ में आ रहा है? बहुत टाइम लगता है इसको पढ़ने में। लिख लिए पूरा बात। यदि आप चारों बात लिख चुके हैं तो हम यहाँ हिंदी इंग्लिश कुछ लिखे नहीं है, अब एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक क्या होगा? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। आप एक काम कीजिए, पहला टॉपिक नहीं डालिए, नोट कीजिए पहले इस बात को, नोट करके देखो, ऐसे करके ना डब्बा बना के घेर के लिख दो, इससे ये समझ में आ जाएगा कि कुछ अतिरिक्त बातें हैं जो यहाँ पर बताई हुई। देखते हैं बुक में भी ऐसे ही कुछ एक्स्ट्रा साइड से लिखना होता है तो लिख देता है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, शॉर्टकट में इसको हम लोग बोलते हैं RLVP। चलेगा 4-5 दिन अभी ये, पहला शिफ्ट में 4-5 दिन चलेगा, फिर दूसरा शिफ्ट में भी 4-5 दिन चलेगा, 2 शिफ्ट में हर टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे।
एक नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दोनों। तुम लोग का जितना बड़ा सिलेबस है ना, मतलब 12th का, पूछता है बहुत कम लेकिन पढ़ना बहुत ज़्यादा है। ये एगो बहुत बड़ा दिक्कत वाला बात है, तुम लोग के लिए नहीं, टीचर के लिए झूठे पढ़ाना पड़ता है उतना। क्या कंपटीशन में तो हिला के रख देगा, पूछेगा। कंपटीशन में तो वही सब पूछवे करेगा जो तुम नहीं सोचा है। हो गया। देखिए इस टॉपिक को, ये थोड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है और आप इसको डायरेक्ट नहीं समझ सकते हैं। आपको पहले इसको 3 शिफ्ट में तोड़ना पड़ेगा। पहले हम लोग समझेंगे वेपर प्रेशर को, फिर समझेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को, और जब ये दोनों समझ में आ जाएगा तब आप समझ पाएंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को। तो हमारा आज का जो टॉपिक, पहला टॉपिक होगा, मतलब इस टॉपिक के अंतर्गत जो सब टॉपिक आएगा वो हम हेडिंग डालेंगे। स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए वाष्प दाब। इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। शॉर्टकट में बाबू इसको बोला जाता है वीपी। अच्छा ये बताओ, यदि आदमी का धड़कन बंद हो जाए तो क्या होगा? मर जाएगा। ये टॉपिक जो है ना वाष्प दाब, ये इस चैप्टर का धड़कन है। धड़कना बंद, डेड हो जाएंगे आप इस चैप्टर में। एक्चुअल में जितना आगे का कंसेप्ट है, जो भी कंसेप्ट है, वो टोटल का टोटल बात तुमको सिर्फ और सिर्फ तुम इसी से समझ सकते हो। तुम इसको पकड़ोगे तो ये पूरा चैप्टर पकड़ में आ जाएगा। कुछ ऐसा समझिए कि यदि ये पूरा चैप्टर एक सर्किल है तो ये जो वाष्प दाब है इसका सेंटर है। कहीं से जाओगे ना तुमको यही तुमको पहुंचाएगा, ये सेंटर। कहीं से भी जो है यही घूम फिर के आ जाएगा। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, समझने के ख्याल से। मैं एग्जाम के ख्याल से नहीं बोल रहा हूँ, समझने के ख्याल से। एग्जाम में जो पूछेगा वो इस समझ के बिना संभव नहीं है पढ़ना। ठीक है, अब इस वाष्प दाब को पूरा का पूरा क्लास में अब 2-3 गो लाइन मात्र लिखोगे। अब जो भी है टाइम बचा हुआ उसमें हम सिर्फ लेक्चर देंगे, आप सिर्फ हेडिंग डाल के छोड़िए। डाल दी हेडिंग क्या? अच्छा एक बात बताइए, फर्श पर यदि आप, जैसे फर्श पर लोग पोछा मारते हैं उस समय तो फर्श भीगता है, तो फिर बाद में वो सूख जाता है ना, तो पानी कहाँ चला जाता है? वाष्प बन जाता है। अच्छा पेट्रोल को यदि फर्श पर रख दे तो वो भी उड़ जाएगा। देखिए ऐसा है, दुनिया का कोई ऐसा चीज है ही नहीं लिक्विड में जो उड़ता नहीं है, सब वेपोराइज्ड होता है। कोई कम वेपोराइज्ड होता है, कोई ज़्यादा वेपोराइज्ड होता है। जैसे पेट्रोल बहुत ज़्यादा वेपोराइज्ड होता है, पानी उससे कम वेपोराइज्ड होता है, सरसों का तेल बहुत कम वेपोराइज्ड होता है। यदि आप मरकरी की बात करेंगे जो कि द्रव अवस्था में रहता है, वह लगभग ना के बराबर, लेकिन वेपोराइजेशन उसका भी होता है, बहुत कम वेपोराइजेशन होता है। तो नेचर में जितना भी सब्सटेंस लिक्विड है उस सब का वेपोराइजेशन होता है, चाहे वह ज़्यादा हो या कम हो। अब हम थोड़ा ये समझ लें कि ये वेपोराइजेशन होता क्या है और वेपोराइजेशन कैसे होता है, दोनों बात को देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिए। प्रकृति में पदार्थ 3 अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में जो कंपोनेंट्स पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में काफ़ी सटा सटा होता है, ये हो गया आपका सॉलिड। द्रव में ये पार्टिकल थोड़ा हटा हटा होता है, लिक्विड। और गैस में ये पार्टिकल काफ़ी हटे हटे होते हैं, ये हो गया आपका गैस। गैसियस कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है, लगातार इधर से उधर भागते रहता है।
लिक्विड यदि है ये, तो इसका भी मॉलिक्यूल इधर से टकराया इधर गया, इधर से टकराया इधर गया, इधर से टकराया इधर गया, ये भी लगातार मूव करते रहता है। लेकिन सॉलिड कंपोनेंट्स जो होते हैं, सॉलिड जिस कण से मिलकर बनता है वह कण इधर उधर नहीं होता है, वो स्थिर होता है, नॉर्मल अपने जगह पर हल्का फुल्का वाइब्रेट करता है, इससे ज़्यादा उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि बेंच का वो कोना जो है उधर जो है वो रात भर में इधर आ जाएगा, लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं है। हो सकता है कि पानी के ऊपरी सतह पर जो वाटर हो रात भर में नीचे चला जाए, बगल भाग जाए, वो लगातार घूमता रहता है। तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वह लगातार मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं अपने बर्तन में। अब आप कहेंगे सर वाष्पदाब से इसका क्या संबंध है? पूरा का पूरा संबंध इसी से है वाष्पदाब का। समझिए इसको। अब आप एक कुछ रियल फैक्ट्स समझिए, प्रैक्टिकल बात समझिए, फील कीजिए इसको आप। हम एक बर्तन लेते हैं और उसमें हम पानी भरते हैं, ठीक है। पानी भर दिए तो मान लो ये पानी का मॉलिक्यूल है। अब ये मॉलिक्यूल स्थिर तो रहेगा नहीं, तुमको लगता है कि नहीं स्थिर रहता है, तो तुम एक काम करो, इसमें थोड़ा सा कलर इस जगह पर डाल दो, इस जगह पर धीरे धीरे हल्का हल्का ना लाल रंग गिरा दो, उसके बाद 2-4 घंटा छोड़ दो उसको, तुम देखोगे कि पूरा का पूरा रंगीन हो गया। अब तुम ही बताओ कि तुम डाला यहाँ तो यहाँ रंगीन होना चाहिए था, पूरा का पूरा कैसे रंगीन हो गया? अरे उस रंग को कोई यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट किया होगा, तब ना वो लाल आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई हिल रहा है वहाँ, मतलब ये जो पार्टिकल्स है इसका मूवमेंट चल रहा है, पार्टिकल एक कलर को इधर से उधर, उधर से इधर कर रहा है। देखिए अब ये पार्टिकल यहाँ से मान लो इधर टकराया वॉल ऑफ कंटेनर पर, यहाँ टकराया, यहाँ टकरा के यहाँ टकराया, यहाँ टकरा के यहाँ आया, यहाँ से टकरा के फिर नीचे गया, नीचे से टकरा के फिर ऊपर गया। इस दौरान क्या होता है कि जब ये सरफेस पर आता है तो इस सरफेस को कभी कभी छोड़ देता है। यदि ज़्यादा तेज़ी से आया तो ये सरफेस से बाहर निकल जाता है, और जैसे ही ये सरफेस से बाहर निकला तो ये पार्टिकल यदि H2O है तो अब ये द्रव अवस्था वाला H2O नहीं है, अब ये वाष्प में बदल चुका है, और ये वाष्प बन के यदि बर्तन खुला रहेगा तो उड़ जाएगा। फर्श पर यदि आप पानी डालते हैं तो सारा का सारा कहाँ चला जाता है? वाष्प वायुमंडल में भाग जाता है वाष्प बन के। फिर दूसरा आया, फिर इसी तरह से दूसरा भी उड़ गया, तीसरा भी उड़ गया, चौथा भी उड़ गया। यदि आप किसी खुले बर्तन में पानी रखते हैं तो ये काम लगातार होते रहता है, चाहे तुमको पता चले या पता ना चले, और तुमको पता भी चलता है। पता नहीं चलता है ऐसा कुछ नहीं है, पता कैसे चलता है हम आपको पता चलवाते हैं ना, देखा है तुम सब, लेकिन तुमको एहसास उसका कोई नहीं दिलाया है। तुम रुपया ना दिए हो रे, तो हम एहसास दिलाएंगे ना। तब देखो इधर पूरा एहसास दिलाएंगे, तो जितना सोचा नहीं होगा उससे कहीं हद, उससे कितना ज़्यादा एहसास दिला देंगे इसका भी अंदाज़ा तुमको नहीं लगेगा। देखो इधर, तुम कभी ऐसा देखे हो कि रात में पानी पिया बोतल में, आधा बोतल रखे, और सुबह में ये वॉल ऑफ कंटेनर पर कुछ दाना टाइप से लग गया है पानी? कभी कभी ऐसा किया है कि बोतल को हाथ में लेके धीरे धीरे इसको टेढ़ा करके कुछ ऐसा ये सब एक्सपेरिमेंट किया है? तो हो गया एहसास तुमको, हो गया, वही तो बात है। अच्छा जरा सोचिए कि रात में बोतल पानी आप पिए, उस समय आप देखे होंगे कि उस समय ऊपर पर कहीं कुछ नहीं था, चूंकि बोतल पूरा भरा हुआ था। पानी पी लिए, वॉल ऑफ कंटेनर पर कहीं कुछ नहीं था, रात भर उसको छोड़ दिए, सुबह और ढक्कन बंद कर दीजिए, तब आपको ये चीज़ दिखेगा। ढक्कन खुला रहेगा तब नहीं दिखेगा। वो सब का रीजन है, बता रहे हैं। ढक्कन बंद है तो आप देखिएगा कि सुबह में वॉल ऑफ कंटेनर पर छोटा दाना, बड़ा दाना, मतलब दाना टाइप का वो जाके चिपका हुआ है अंदर से, ठीक है। वो वाष्प नहीं चिपका हुआ रहता है, वो यदि पानी है अंदर में तो पानी चिपका हुआ रहता है। तो अब आप ही जरा सोचिए कि ये जो पानी यहाँ चिपक गया सब जगह अंदर अंदर दीवार पर दाना दाना बन के, उड़ाते में नाइट वॉक पर निकला था क्या? यहाँ से इस सब कहा कि रे चलो अब ना होते हुए फिर है ना, तो बैठले हैं रात भर इधर घूम लेते हैं, ऐसा था क्या? ऐसा कुछ नहीं था। इस सब के पीछे साइंस है जिसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए हुआ क्या, यहाँ से ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये अंदर घूम रहा था, मूवमेंट चल रहा था, ये सरफेस को छोड़ दिया तो वाष्प बन के अंदर आ गया। ढक्कन खुला रहता तो ढक्कन से बाहर निकल जाता, लेकिन ढक्कन है बंद तो अपना घूम रहा है।
दूसरा आया इहो निकल गया, तीसरा आया इहो निकल गया, चौथा पांचवा छठा, वहां पर अरबों अरब मॉलिक्यूल है। चार पांच को निकला, फिर निकला, फिर निकला, निकलते गया निकलते गया निकलते गया। धीरे धीरे इस एटमॉस्फेयर में, मतलब बंद बर्तन में जो गैस है अंदर में, मतलब जो खाली जगह है, इसमें कौन आ गया? वाटर वेपर, जल का वाष्प। अब ये वाष्प जब यहां था तो घूम रहा था, तुमको क्या लगता है यहां नहीं घूमेगा? यहां भी घूमेगा, और यहां जब घूमेगा तो ये घूमेगा तो ये वॉल ऑफ कंटेनर से यहां भी टकराएगा। आपको नहीं लगता है कि जितना तेज यहां टकरा रहा था उससे ज्यादा तेज ऊपर टकराएगा? क्योंकि यहाँ तो द्रव था, एक दूसरे को रोकने वाला भी चीज था। वहां तो पूरा फ्री है, 4 लेन बना हुआ है, जा सकते हो जितना स्पीड में भाग सकते हो। तो भागने के दौरान क्या होता है कि ये इधर टकराया, मान लो 2-4 गो मॉलिक्यूल एक के बार एक जगह पर टकरा गया, बस वो कंडेंस हो जाता है, फिर से आपस में सट जाता है। और यदि वो वाष्प फिर से यदि आपस में सट गया तो वो फिर से द्रव का रूप ले लेगा और वो एक दाना बन के वहां पर चिपक जाएगा। अब मान लीजिए कि 2-4 गो मॉलिक्यूल सीधे इस सरफेस पर टकरा गया, इस सरफेस पर टकरा गया तो दाना वहां थोड़े बनेगा, फिर आके वो पानी में मिल गया। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ यहीं पर टकराता है, टकराता वो यहाँ भी है, हर जगह टकराता है। यहाँ टकराने से दाना आपको दिखेगा नहीं, चूंकि पानी पर पानी गया तो वो तो पानी में मिल गया, लेकिन दीवार पर जब टकराता है तो दीवार पर वो दाना के रूप में रह जाता है। अब क्या हुआ कि अभी भी वाष्पीकरण चल ही रहा है। वाष्पीकरण होने के दौरान उस दाना पर एक आध गो और मॉलिक्यूल जाके सट गया और सट गया और सट गया, धीरे धीरे वो दाना बड़ा हो जाता है। यदि ज्यादा मॉलिक्यूल एक ही जगह सट गया तो वैसी स्थिति में उस जगह का जो वो दाना होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, और जब ज्यादा बड़ा हो जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये नीचे मतलब गिर जाता है, फिसल जाता है, और फिसल के एक बार फिर से ये द्रव अवस्था में आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी द्रव को बंद बर्तन में रखते हैं तो वहां पर 2 बातें होती हैं। कौन कौन सी बातें होती हैं? एक जल का वाष्पीकरण, और दूसरा उस वाष्प का संघनन, वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन। वाष्पीकरण और संघनन, आई बात समझ में? तो वाष्पीकरण भी हुआ, संघनन भी हुआ। अब आपको ये 2 बात समझ में आया कि यहाँ क्या चल रहा है। यदि आप इस बात को समझ लिए हैं तभी आप वाष्प पदार्थ समझ पाइएगा, नहीं तो नहीं समझ पाइएगा। यदि आपको कुछ भी आपके मन में कोई क्रॉस क्वेश्चन है, कुछ दिक्कत है, तो आप बात कीजिए। आगे बढ़ो क्या? यदि इसी के जगह पर पेट्रोल रहेगा तो पेट्रोल का ज्यादा वाष्पीकरण होगा, क्योंकि उसका नेचर वैसा है। काहे नेचर वैसा है वो सब जब पढ़ेंगे आगे तब समझ में आएगा। चलिए अब हम आपको समझाते हैं कि वाष्प दाब क्या है। देखो, नाम से स्पष्ट है, वाष्प का दाब, वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब, यही ना वाष्प दाब कहलाएगा। लेकिन कोनो वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब नहीं होता है। उसके लिए कुछ परफेक्ट चीजें आपको समझनी पड़ेगी, वो भी काफी परफेक्शन के साथ, कोई कमी ना रहे उसमें। तो उस कमी को दूर करने के लिए हम एक सेटअप तैयार करते हैं, और उस सेटअप के सहारे तुमको हम समझाते हैं कि क्या होता है वाष्प दाब। देखिए, आप एक बर्तन लीजिए इस तरह का। एक्चुअल में किसी भी द्रव का वाष्प दाब कैसे मापा जाता है ये हम आपको बता रहे हैं, प्रैक्टिकली लैब में कैसे ये काम होता है ये बता रहे हैं। इस तरह का एक बर्तन, देखा बर्तन है ना अष्टावक्र जैसा, लेकिन जो है सो यही है। इसमें आप पानी भर लीजिए, पानी भर लीजिए या कोई भी शुद्ध द्रव भर लीजिए। यानी ये अभी नीचे में ये किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में। अब क्या कीजिए, आप यहां पर इसमें मरकरी भर दीजिए, Hg, पारा। हाँ जी, दाब को मापने के लिए पारा का यूज किया जाता है। क्या भरा हुआ है उसमें? अब आप एक बात बताइए कि इस द्रव का बाहर के वायुमंडल से संपर्क टूटा कि नहीं? हाँ या ना? पहले जब ये खुला हुआ था बर्तन और ये बीच पूरा नली खाली था तो संपर्क बना हुआ था, लेकिन अब संपर्क टूट गया। बताइए तो वायुमंडलीय दाब कितना होता है पता है आप लोगों को? 1 atm, 1 atm। अब पहले आप ये समझिए कि वायुमंडलीय दाब क्या है। किसी भी बर्तन में यदि
किसी भी बर्तन में यदि आप गैस को बंद करेंगे, कोई भी गैस को, तो उस गैस का कुछ ना कुछ दाब होगा कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। आप बैलून फुलाते हैं तो उसका कुछ दाब होता है कि नहीं? दाब किसके कारण उत्पन्न हुआ? गैस के कारण, हवा के कारण। इस वायुमंडल में हवा है या नहीं? तो वायुमंडल में हवा है तो निश्चित रूप से इस वायुमंडल का भी कुछ ना कुछ दाब होगा। और इस वायुमंडल का दाब का जो मान है वह एक एटीएम होता है। दाब का मात्रक है एटीएम। एटीएम रुपया निकालने वाला मशीन नहीं है। वैसे तो 11th में ये सब बात बताए हैं एटीएम वगैरह के बारे में। यदि फिर भी नहीं जानकारी में आपको होगा तो हम दोबारा फिर बता देंगे, लेकिन फिलहाल जानिए एटीएम दाब का मात्रक है और वायुमंडलीय दाब एक एटीएम होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। कितना होता है वायुमंडलीय दाब? एक एटीएम। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ही एटीएम बना है। एटमॉस्फेरिक से ही एटीएम बना है। तो वायुमंडलीय दाब कितना एटीएम है? एक एटीएम। अब यदि हम इस द्रव को धरती पर बंद किए, मतलब ये मरकरी हम डाले हैं अर्थ सरफेस पर, जहां पर वायुमंडलीय दाब कितना एटीएम है? एक एटीएम। तो बताइए इस अंदर का दाब कितना होगा? जितना बाहरी दाब होगा उतना ही ना भी अंदर का दाब होगा। तो अभी ये दाब को बता रहा है यहां पर कि अभी ये कितना एटीएम है? एक एटीएम। अब देखो, बंद करके जैसे ही तुम छोड़ोगे ये गैस का वाष्पीकरण होगा, और वाष्पीकरण होगा तो यहां पर वाष्प बनेगा कि नहीं? अब ये जब वाष्प बना, एक मॉलिक्यूल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 100वां, करोड़वां, बहुत सारा आया, और ये गैस यहीं तक थोड़े सीमित रहेगा। ये आया और इस पर जाके प्रेशर बनाना शुरू कर दिया, इस पर। और जैसे ही ये इस पर प्रेशर बनाएगा वैसे ही ये ऊपर चढ़ने लगेगा। ये क्या हुआ कि अब तेजी से ऊपर चढ़ने लगा, फिर धीरे हुआ, धीरे धीरे होते होते एक स्थिति ऐसा आया जहां पर जाके वो रुक गया। मान लीजिए कि ये नीचे से दबाएगा तो ये ऊपर चढ़ेगा ना। मान लीजिए ये 1.5 एटीएम पर आके रुक गया। तो यहां पर तीन बातें हुई हैं। पहला बात, एक एटीएम पर पहले ये स्थिर था क्योंकि एक एटीएम पर इसको बंद किया गया है। दूसरा बात, धीरे ये शुरू में तेजी से ऊपर चढ़ा और बाद में फिर स्लो हुआ चढ़ना, और एक स्थिति ऐसी आई जब वह रुक गया। तो अब हम ये दोनों बात समझेंगे कि शुरू में ये तेजी से क्यों बढ़ा और बाद में जाके वो रुक क्यों गया, और रुकने के बाद क्या हो रहा है। इन सब बातों को समझिए। देखिए, ऐसा है कि शुरू में सिर्फ द्रव था, वाष्प नहीं था, तो वाष्पीकरण का रेट तेज था, यानी द्रव से वाष्प में बदलने की जो दर थी वह अधिक थी। मान लीजिए प्रति सेकंड 100 मॉलिक्यूल कन्वर्ट कर रहा है वाष्प में, मतलब हर एक सेकंड में 100 मॉलिक्यूल द्रव से निकल के कहां चला जाता है? वाष्प में। तो शुरू शुरू में ये खाली जगह था तो मॉलिक्यूल्स ज्यादा नहीं था तो आपस में टकरा नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही वाष्प की संख्या यहां पर बढ़ने लगे, मॉलिक्यूल्स आपस में टकराने लगा और टकरा के संघनित होने लगा। संघनित होकर एक बार फिर से वाष्प किस में बदलने लगा? द्रव में। तो अब ये वाष्प दोबारा किस में बदल रहा है? द्रव में। तो एक हो गया वाष्पीकरण, एक हो गया संघनन। सुनिए, शुरू में जब वाष्प तेजी से बन रहा था तो वाष्प तेजी से प्रेशर लगा रहा होगा और ये तेजी से ऊपर चढ़ रहा होगा। धीरे धीरे जब वाष्प की संख्या, यहां पर वाष्प के कणों की संख्या बढ़ गई तो वाष्पीकरण का जो रेट है वह कम गया। काहे कम गया? क्योंकि सुनिए, दो बात है। एक पहला बात यह है कि ये जो वाष्प है इस सतह पर दाब उत्पन्न कर रहा है, तो आपको क्या लगता है इस सतह पर दाब उत्पन्न नहीं कर रहा होगा? तो जो पानी निकलना चाह रहा होगा उसको कहाँ चला? नीचे रहो। फिर भी एक आध वो जबरदस्ती मान लो किया तो निकल गया। तो ऐसी स्थिति में ये वाष्प यहां भी दाब लगा रहा है, वहां भी दाब लगा रहा है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल वेपोराइज होना चाह रहा है, जिस रेट से पहले वेपोराइज हो रहा था उस रेट से अब वेपोराइज नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे ये स्लो हो गया बढ़ना, और एक स्थिति ऐसी आई जब वो रुक गया। अब वो कौन सी ऐसी स्थिति आ गई जब रुक गया? इसको समझने के लिए आपको 11th के कंसेप्ट पर जाना पड़ेगा। आपको याद है साम्यावस्था? देखिए जरा बताइए तो, द्रव किस में बदला? वाष्प में। और यह वाष्प पुनः किस में बदला? द्रव में। क्या यह उत्क्रमणीय प्रक्रम नहीं है? क्या यह एक रिवर्सिबल स्टेट प्रोसेस है कि नहीं? और उत्क्रमणीय प्रक्रम का सबसे अस्थायी अवस्था साम्यावस्था होता है। इसका मतलब यह है कि यह साम्यावस्था स्थापित करेगा।
अब देखिए यहाँ पर वो सभी लोग गड़बड़ा रहे होंगे जो 11th नहीं पढ़े हैं। अब आपको यहाँ पर ये नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान होगा, नहीं समझ पाएंगे आप। हालांकि चिंता मत कीजिए, हम हैं तो समझा देंगे, लेकिन आपको एहसास दिला रहे हैं कि आपको 11th पढ़ना चाहिए, नहीं तो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा जो होना चाहिए आप में। सुनिए ध्यान से, द्रव से वाष्प और वाष्प से द्रव, दो तरफा बात जब चले इसी को हम लोग उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। और साम्यावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर दोनों का कन्वर्जन का रेट आपस में समान हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ देर के बाद ऐसा होगा कि यदि 100 मॉलिक्यूल वाष्प में कन्वर्ट कर रहा है प्रति सेकंड, तो प्रति सेकंड 100 मॉलिक्यूल वाष्प का भी बदल जाएगा, किसमें? द्रव में। अब जरा बताओ, 100 गो मॉलिक्यूल ऊपर चढ़ा, 100 गो मॉलिक्यूल नीचे आ गया, तो बताइए अंदर में क्या वाष्प के अणुओं की संख्या में कोई घटोत्तरी या बढ़ोतरी होगी? ऐसी स्थिति में क्या दाब बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा, और अब जाके वो रुक जाएगा। जैसे ही रुक गया, तुम चेक कर लो कि कितना दाब बढ़ा। था 1 ATM, हो गया 1.5 ATM। इसका मतलब है इस द्रव का वाष्प दाब हो गया 1.5 - 1 यानी 0.5 ATM। ये 0.5 ATM किसके कारण बढ़ा? इस वाटर के कारण नहीं, इस द्रव के वाष्प के कारण। और वो जो दाब है इस द्रव के वाष्प के द्वारा आरोपित दाब है, और उसी दाब को हम कहेंगे इस द्रव का वाष्प दाब। तुम कहोगे कि सर जब रुका नहीं है तब नहीं कहेंगे वाष्प दाब? वाष्प दाब है वो, लेकिन परफेक्ट वैल्यू वो वाष्प दाब का नहीं है। जब तक ये साम्यावस्था पर चला नहीं जाएगा तब तक हम उसको रोके रहेंगे, और जब साम्यावस्था पर चला गया, अब समय के साथ वो बढ़ नहीं रहा है, तब निकालेंगे कि उसका वैल्यू क्या है। आई बात समझ में? तो हम इसको परिभाषित कैसे करेंगे उसको सुनिए। हम कहेंगे कि किसी द्रव के वाष्प के द्वारा आरोपित वह दाब जब द्रव तथा वाष्प एक दूसरे के साथ साम्यावस्था में रहता है, उसे उस द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। और अलग अलग द्रव का वाष्प दाब अलग अलग होता है। यदि आप यहाँ पर पेट्रोल लेंगे तो पेट्रोल के वाष्पीकरण का दर अधिक होता है, वो अधिक मात्रा में वाष्प बनाएगा। हो सकता है ये 1.5 ATM पर ना रुक के 2 ATM पर चला जाए, और पेट्रोल का वाष्प दाब 1 ATM हो जाए, क्योंकि 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या न बचेगा। तो अब ये सवाल उठता है कि आखिर पेट्रोल का वेपोराइजेशन ज़्यादा क्यों होता है? पेट्रोल क्यों अधिक वाष्पीकृत होता है? पानी क्यों कम होता है वाष्पीकृत? इसका मतलब यह है कि वाष्पीकरण के लिए कोई चीज़ जिम्मेदार होता है, कोई तो ऐसा चीज़ है जो इसको प्रभावित करता है। इन सभी चीज़ों को हम कल पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल फोटो बना लीजिए, फोटो बना लीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए। पहले डेफिनेशन लिखेगा क्या? लिखेंगे किसी द्रव के वाष्प के द्वारा, किसी द्रव के वाष्प के द्वारा आरोपित किसी द्रव के वाष्प के द्वारा आरोपित वह दाब जब किसी द्रव के वाष्प के द्वारा आरोपित वह दाब जब द्रव तथा वाष्प साम्यावस्था में रहता है। यहां बोर्ड पर लिखा होगा, जब द्रव तथा वाष्प साम्यावस्था में रहता है। साम्यावस्था में रहने का मतलब समझा? दोनों का रेट बराबर हो जाना, द्रव से वाष्प में बदलने का दर और वाष्प से द्रव में बदलने का दर। साम्यावस्था में रहता है, उसे उस द्रव का उस द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। उसे उस द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। नीचे एरो देख लिख लेना, अलग अलग द्रव का वाष्प दाब अलग अलग होता है। यदि यहां तक लिख लिए हैं तो नीचे लिख लेंगे, अलग अलग द्रव का वाष्प दाब अलग अलग होता है। और इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर में वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। हमारा अगला हेडिंग होगा, लेकिन हेडिंग नहीं लिखना है, ये फिगर बना लेंगे तब कल हम हेडिंग लिखाएंगे। अलग अलग द्रव का वाष्प दाब
अलग अलग होता है। फिगर बना लीजिए। इससे आगे का टॉपिक कल होगा। कल का हमारा टॉपिक होगा वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब अभी ये जो धड़कन है ना, अभी धड़केगा, नहीं समझा रहे? अभी वाष्प दाब खत्म नहीं हो गया है। अभी वाष्प दाब का आप सिंपल परिभाषा समझें, अभी इसमें बहुत बात जानना बाकी है, लेकिन ये कल होगा, आज नहीं।